हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना स्टार्ट किया था और आज उसका ये दूसरा भाग होगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका जो मुख्य परीक्षा से संबंधित क्या क्या पहलू हैं उसको देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, कुछ शब्दावलियों पर चर्चा हुई थी और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तियों या नागरिकों के लिए प्रस्तावना क्या है, तो वो मूल्यात्मक अवधारणा है। और अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो है राज्य की प्रकृति को बताता है, सत्ता का स्रोत की बात करता है, उसका उद्देश्य की बात करता है, आदि बातों पर चर्चा हुई थी। आज हम देखेंगे इसके महत्व को और इसकी समस्या को, यानी प्रस्तावना का महत्व। महत्व और इसकी समस्या। नंबर 1, अब देखते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है, चाहे वो विचार की हो, अभिव्यक्ति की हो, धर्म की हो, उपासना की हो, आदि की पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं। यानी कि इसमें क्या है, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियां मिलती हैं अपने विकास के लिए या अपने समग्र विकास के लिए। व्यक्तियों को परिस्थितियां मिल जाती हैं। अगर स्वतंत्रता रहेगी तो ही व्यक्ति अपना समग्र विकास कर सकता है। समग्र विकास की परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। एक बात ये कही गई। इसी में दूसरी बात की गई है समानता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। इससे समाज में भेदभाव नहीं होता है, जिससे नागरिक एकीकरण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो समता की बात कही गई है, चाहे वो प्रतिष्ठा हो और चाहे अवसर की हो, इससे नागरिक एकीकरण होता है। नागरिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। ये पहला पॉइंट है। यानी महत्व में क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आश्वासन दिया है जो व्यक्ति के समग्र विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। साथ ही समता, प्रतिष्ठा और अवसर की होती है, जिससे क्या होता है, नागरिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु आप देखिए, इसका महत्व क्या करेंगे। प्रस्तावना जो है ये संविधान का दर्शन है। आगे एक प्रकार से संक्षिप्त रूप कह लीजिए इसको, उसका दर्शन है कि क्या बातें कही गई हैं हमारे संविधान में, जो संविधान के मूल उद्देश्यों और इसके विचारों को स्पष्ट करता है। इससे सरकार को मार्गदर्शन मिलता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि न्यायपालिका भी जो है वो इन्हीं मूल्यों के आधार पर वर्तमान में रचनात्मक व्याख्या समय समय पर करती रहती है। यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का
दर्शन है। ठीक है, दर्शन होता है। इसमें क्या है कि संविधान के मूल उद्देश्यों की बात करता है, इसके जो विचार हैं संविधान के उसको स्पष्ट करता है, और इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करता है। एक ये महत्व इसका हो गया। तीसरा पॉइंट अगर आप देखिए तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कहा गया है कि राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है। इन सबसे क्या होता है कि मानवीय संबंध हों, व्यक्ति और सरकार के मध्य में संबंध हों, उन संबंध में मजबूती आती है और इससे समग्र लोकतंत्र की स्थापना होती है। मतलब ये है कि नंबर 3 पे क्या है कि न्याय की बात कही गई है। किस संदर्भ में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये 3 स्तर पर कहा गया है। जरा खुद सोचिएगा, समाज में किसी प्रकार का ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, आर्थिक संसाधनों पर सबका अधिकार हो उचित, और राजनीतिक स्तर पर भी हमको बराबरी मिले, तो ऐसे में क्या होता है कि चाहे वो व्यक्ति के मध्य संबंध हो और चाहे वो व्यक्ति सरकार के मध्य संबंध होंगे, इसमें मजबूती आएगी, और मजबूती आएगी तो समग्र लोकतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट आप अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे कि प्रस्तावना की कुछ समस्याएं हैं। जैसे आप देखिए कि प्रस्तावना में पहला पॉइंट, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को अधिकार है, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पर, कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और जब राजनीतिक दल ही करेंगे, यानी संसद करेगी, तो राजनीतिक पार्टियां जो होंगी बहुमत में आकर के निजी स्वार्थ हेतु या दल के स्वार्थ हेतु इसमें संशोधन कर सकते हैं, जिससे क्या है, इसकी प्रकृति बदल सकती है। इसकी प्रकृति में क्या कर सकते हैं, ये बदलाव कर सकते हैं। हालांकि प्रकृति में बदलाव करके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगर कुछ गलत तरीके से संशोधन किया जाता है या गलत संशोधन होता है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से न्यायिक पुनरावलोकन करके उस संशोधन को रद्द कर देगी। ये व्यवस्था हालांकि है, लेकिन फिर भी एक तनाव की स्थिति बनती है। दूसरी बात अगर हम कहें, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्फोर्सेबल नहीं होता है, उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में जो लिखी गई बातें हैं वो अक्षरशः हमको प्राप्त होनी चाहिए। न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। और संविधान के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, और उसी का ये हिस्सा कानूनी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से एक विरोधाभास पैदा करता है और ये संविधान के मूल भावना से मेल नहीं खाता है। तो कहने का मतलब ये है, संविधान की मूल भावना से
भावना से मेल नहीं खाता। ओके, एक ये समस्या है। अगली समस्या यह है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता जैसी बातें हैं जिसको लेकर के हमेशा विधायिका और न्यायपालिका के मध्य में संघर्ष होता रहता है, और दूसरी ओर वर्तमान में वैश्वीकरण जो हो रहा है उसमें निजीकरण को यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो आप देखेंगे निजीकरण जब बढ़ता है तो उससे क्या होगा, क्या समाज में समानता आ सकती है, सामाजिक न्याय की पूर्ति हो सकती है, आर्थिक न्याय की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं से प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए, वो आपके हित से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने हित को ध्यान में रखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से विपरीत हो रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो जाती है, अक्सर बातें होती हैं पार्लियामेंट में, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से प्रस्तावना के विपरीत जाती हैं। आप देखिएगा कि इसमें 3 बातें हम आपको बताएंगे कि एक तो जो धर्म है, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात होती है, ये इसके खिलाफ है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हमारा है। दूसरी बात इसी में अगर आप देखेंगे तो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है वैश्वीकरण के दौर में, और निजीकरण को बढ़ावा देने से क्या होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की कल्पना की गई है, न्याय प्रभावित होता है। हाँ, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता हो, समाजवाद हो, इन सब शब्दों को लेकर के या इनके ऊपर कानून बनाने को लेकर के कार्यपालिका विधायिका के मध्य में हमेशा संघर्ष होता है। यानी पंथ निरपेक्षता हो और चाहे समाजवाद हो, इनके आधार पर विधायिका और प्लस कार्यपालिका में संघर्ष होता है। जो लोकतंत्र के एकदम से विपरीत है, ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहीं पर दोस्तों हम एक मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और वो मुद्दा है पंथ निरपेक्ष का। क्या होता है पंथ निरपेक्षता, इसका विश्लेषण करेंगे, पक्ष में तर्क देंगे, विपक्ष में तर्क देंगे, फॉरेन मॉडल क्या है, इंडियन मॉडल क्या है, उसको समझते हैं, और फिर इसका हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आइए पंथ निरपेक्षता देखते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। भारत में छद्म पंथ निरपेक्षता पाई जाती है, चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, और जो हम समझाने चल रहे हैं इसी के आधार पर आपको आंसर अपना बना लेना है। पंथ निरपेक्षता, इसके अर्थ को समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण पक्ष और विपक्ष में होगा, और फिर इसका हम मूल्यांकन करेंगे। इतनी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको समझिएगा कि इसे एक धर्म को अगर आधार लेते हैं तो धर्म कहीं ना कहीं से एक
छोटा क्षेत्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आके सिमट गया सब। लेकिन जब पंथ की बात करते हैं तो एक व्यापक अवधारणा हम ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए हिंदुज़म है, हिंदू में ही विभिन्न प्रकार के पंथ के लोग हैं। कोई कबीर पंथ है, कोई नाथ पंथ है, कोई कोई तमाम तरह के पंथ अपना उसमें होते हैं। तो हमने पंथ निरपेक्षता शब्द लिया, धर्म निरपेक्षता नहीं लिया। देखिए पंथ निरपेक्ष जो है अगर इसकी हम पश्चिमी स्वरूप देखें, जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी स्वरूप और इसका भारतीय स्वरूप, भारतीय स्वरूप, पश्चिमी स्वरूप में इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, यानी ऋणात्मक और धनात्मक। दोनों स्तर पे बात हुई थी। और जो ये अवधारणा दी गई पश्चिमी स्वरूप वाला जो मॉडल दिया गया है, वो जॉर्ज जैकब होलियोक ने दिया 1850 में। जॉर्ज जैकब होलियोक 1850 में ये अवधारणा दी थी। नकारात्मक मतलब ये है कि राजकीय कार्यों जैसे शिक्षा हो, राजनीति हो, कानून हो आदि में किसी भी प्रकार का धर्म का प्रयोग नहीं होगा। राजकीय कार्यों जैसे शिक्षा, राजनीति, कानून इत्यादि में किसी भी धर्म का प्रयोग नहीं होगा, ये कहा गया। नकारात्मक बात है, ये नहीं है शब्द है तो नेगेटिव भी है, नहीं किया जाएगा। वही सकारात्मक बात जो इसमें कही गई है वो कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रगति की जाएगी और प्लस मानव कल्याण की बात की जाएगी। वैज्ञानिक प्रगति और प्लस मानव कल्याण की बात कही जाती है। ये सकारात्मक बात भी कही गई। ये पश्चिमी अवधारणा है, जो यूरोपियन कंट्री हो चाहे वो अमेरिकन कंट्री हो, ये उनके लिए है, ये वहाँ का है। अब अगर हम इसको दोनों को मिला करके हम x मान लें, ये क्या है, x है, यानी कि राजकीय कार्यों में शिक्षा हो, राजनीति हो, कानून हो, इसमें धर्म का प्रयोग नहीं होगा। वहीं वैज्ञानिक प्रगति प्लस मानव कल्याण की बात कही गई है। ये पश्चिमी स्वरूप है, इसको हमने x मान लिया, इन दोनों को x मान लिया। भारतीय स्वरूप अगर देखें, भारत में पंथ निरपेक्षता क्या है, भारत में पंथ निरपेक्षता देखिए यहाँ पर कई सारे आधार हैं, जैसे कर्मकांड के आधार पर तमाम सारे पंथ होते हैं। अलौकिकता है ना, और क्या है, पुस्तक है, स्थल है, मोक्ष है, पुस्तक, स्थल, मोक्ष,
इन सब आधार पे विभिन्न प्रकार के पंथ होते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए हमने पंथ निरपेक्ष लिया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष लिया है। और इसमें आप अगर देखिएगा तो भारत में क्या स्थिति है कि पंथ निरपेक्षता में एक्स तो है ही है, ये वाला हिस्सा तो है ही है, भारत में एक्स तो है ही है, लेकिन प्लस इसमें और भी चीज़ें हैं। प्लस क्या है कि सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता, सबको हम समान दृष्टि से देखेंगे और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, है सभी। ये बात पश्चिमी धारणा में नहीं है, धर्मों के प्रति सहिष्णुता, है ना, यानी कि राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, ये कही गई है, भारत की अवधारणा है। यानी कि यहाँ पर केवल एक्स वाला मामला है, लेकिन यहाँ भारत में एक्स के साथ सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात भी कही गई है। अगर हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लें दोस्तों, विश्लेषण देखिए पक्ष में करते हैं। संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित किया गया है। साथ ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अगर हम पक्ष में बात करें तो पहला पॉइंट, संविधान में क्या कहा गया है कि किसी धर्म को भी राजकीय धर्म नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि भारत का ये धर्म होगा राजकीय धर्म नहीं। संविधान में कोई राजकीय धर्म नहीं। और साथ ही साथ क्या किया गया, 42वां संशोधन करके क्या कर दिया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द भी ला करके जोड़ दिया गया। एक बात तो ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 14 के तहत कानून का शासन लागू किया गया। साथ ही अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया कि धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 14 में कानून का शासन, अनुच्छेद 14 में कानून के शासन की बात कही गई है, धर्म के शासन नहीं है यहाँ पर। और वहीं अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। ठीक है, तो इससे भी पंथ निरपेक्षता आपको दिखती है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया है कि जो अवसर की समता की बात कही गई है, अवसर प्रदान कराने की बात कही गई है, वो कहा गया है कि किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। यानी कि 16 में धर्म के आधार पर अवसर में भेदभाव की मनाही की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा बहुत सारे अनुच्छेदों में पंथ निरपेक्षता की बात झलकती है। वहीं विपक्ष में अगर हम देखें कि विपक्ष में क्या इसके हम दे सकते हैं, देखिएगा संविधान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मध्य में जो मुख्य आधार है वो धर्म है, जो उचित नहीं है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, अल्पसंख्यक का आधार ही तय कर दिया गया धर्म। हालांकि भाषा भी है, लेकिन एक आधार धर्म बड़ा आधार है।
ये आप कहते हैं एक तरफ के पंथ निरपेक्ष हैं और धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का वर्गीकरण करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में भी धर्म का प्रयोग करते हैं लोग, और धर्म के आधार पर भेदभाव भी होता है। यानी कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है। अगली बात अगर देखें, देश के भीतर समान सिविल संहिता का अभाव पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे हिंदू कोड बिल 1955 के तहत हिंदुओं का दीवानी कानून चलता है, और मुस्लिमों के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है 1986 के तहत चलता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं से धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। आप देखिए, समान सिविल संहिता का अभाव, सिविल, इस पे हम चर्चा करेंगे जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे तब। संहिता का अभाव है क्योंकि एक तरफ तो हिंदू कोड बिल है 1955, और वहीं अगर दूसरा हम देखें तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून है 1986। तो यहाँ पर भी तो भेद दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता लाने का प्रयास सरकार करेगा। तो इस तरह से हमने ये विश्लेषण कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारत में पंथ निरपेक्षता में अभी भी समस्याएं हैं। इसी पर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में छद्म पंथ निरपेक्ष दिखाई देता है, वास्तविक पंथ निरपेक्षता दिखाई नहीं देती है। चर्चा करें। ठीक, ये हो गया। अब कुछ हम न्यायिक मामले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला मुद्दा ये होगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर चीज़ करेंगे। और चर्चा एक और होगी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये दो मुद्दे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इससे संबंधित सबसे पहला जो मामला दोस्तों आया वो आया बेरुवारी बनाम यूनियन वाद, या बेरुवारी यूनियन वाद कह सकते हैं उसको, 1960 में। और ये पूछा गया इस मामले में कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। यानी पहला मामला जो आया बेरुवारी यूनियन वाद, ये मामला आया 1960 में। और इसी में पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वो निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का एक माध्यम ज़रूर है, एक पूंजी ज़रूर है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था उसने कहा नहीं है, नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने के लिए या उनके विचारों को जानने का एक साधन ज़रूर है, एक माध्यम ज़रूर है। फिर आगे 1973 में एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 में। और इसमें भी
यही पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यदि संविधान की भाषा में कहीं पर भी अस्पष्टता है तो उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि इस वाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बदल दिया। निर्णय बदल दिया और कहा कि अंग है, संविधान का ही अंग है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कह दिया और कहा कि संविधान की भाषा में अगर कहीं पर अस्पष्टता है तो उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जाएगा। एक वाद आया एसआर बम्बई वाद। एसआर बम्बई वाद 1994 में, और इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। सुप्रीम कोर्ट ने अंग माना। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा अंग को लेकर के। इसके अलावा एक बात और है कि प्रस्तावना में जो संशोधन है उसकी बात अगर हम देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही मामला आया। प्रस्तावना में संशोधन का मामला जो था, प्रस्तावना में संशोधन, इसको लेकर के मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहली बार इसी में मामला आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 में। और इसमें पूछा गया कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं। इसमें दो पक्ष थे, एक सरकारी पक्ष था और एक अपील करने वालों का पक्ष था। जो इसमें पक्ष था, दो पक्ष थे, एक सरकारी पक्ष और एक अपीलार्थी पक्ष। ठीक है, जो सरकारी पक्ष था इनका मानना था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, ये तय हो चुका है, अतः संसद को संशोधन का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना था कि संविधान का अंग है, इसलिए अधिकार होना चाहिए। अपीलार्थियों का कहना यह था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सार तत्व है, आधारभूत ढांचा है, अतः संशोधन का अधिकार देने से इसकी प्रकृति नष्ट हो सकती है। इन्होंने क्या कहा, आधारभूत, जो शब्द हम बोला करें वो सब नोट किया करिए, आधारभूत ढांचा है और इसलिए संशोधन करेंगे तो इसकी प्रकृति नष्ट हो सकती है। ये बात कही गई अपीलार्थियों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक मध्यम मार्ग निकाला। मध्यम मार्ग निकाला और
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में एक अपना मध्यम मार्ग अपनाया और उसने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार रखती है, कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट या प्रस्तावना का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें ये निर्णय आया कि संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, कर सकती है, बशर्ते क्या है कि मूल ढांचा नष्ट ना हो। ये बात कही गई इसमें, और यही बात अब तक चल रही है। तो इस तरह से हमने ये चर्चा कर दिया आपके जो न्यायिक निर्णय थे और जो मुख्य परीक्षा से संबंधित बातें थीं उस पर हमने आपको बता दिया। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सामान्यतः संविधान की आत्मा कौन है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया कि अगर मुझसे कोई पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये प्रस्तावना आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा संविधान सभा पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, और फिर हम लोग सीधे इंटर करेंगे मेन स्ट्रीम में, यानी कि भाग 1 में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।